जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं एक और प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोग इससे पहले वीडियो के जो रियल पेपर थे 2022 के ना बेटा, उन पे चर्चा करे थे। चारों पेपर हमने कराए हैं और हमने आप कराने का हमारा मकसद भी यही था कि ताकि परीक्षा का लेवल और पैटर्न पता चल सके, है ना। अब हम लोगों को परीक्षा का लेवल और पैटर्न पता है, उसी हिसाब से अब हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट ये डिज़ाइन किया है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में अगर जीके जीएस आनी है तो ये क्लास आपके लिए ही है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत उपयोगी क्लास है, ठीक है। और सारे प्रश्न बहुत मेहनत करके एक एक प्रश्न मैं आपके लिए छांट के लेकर आया हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि नोट करते चलें, है ना। नोट करने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो बेटा मानव रक्त में प्लाज्मा की बात करें, ये पूछा है कितनी मात्रा होती है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं रक्त के विकारों का अध्ययन बताइए बेटा, रक्त के विकारों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे ये प्रश्न है। और मानव रक्त में प्लाज्मा की बात करें तो ये कितना होता है बेटा, ये होता है 55 से 60%। मानव रक्त के 4 घटक होते हैं। 4 घटक कौन कौन से ये 4 घटक होते हैं। सबसे पहले तो होता है प्लाज्मा, है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, ये भी ध्यान रखना, ये 4 घटक होते हैं मानव रक्त के। और अगर प्लाज्मा की बात करी जाए तो पूछा जाता है ये कि मानव रक्त के जो प्लाज्मा में इसमें जल कितना होता है। तो बेटा बता दें, इसमें जल का प्रतिशत कितना होता है, 90% जल होता है। बाकी 10% क्या होता है, अन्य घटक होते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो मानव रक्त की बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता है 55 से 60%, ठीक है। ये प्रश्न एक अलग है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर अगर जल की बात करें तो ये कितना होगा, 90%, ये ध्यान रखना। हमने आपसे प्रश्न पूछा था रक्त के विकारों का अध्ययन ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेमेटोलॉजी, है ना, हेमेटोलॉजी। और जब हमें रक्त संबंधित जो भी विकार होते हैं, जो भी हमें बीमारी होती है, तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, हेमेटोलॉजिस्ट के पास, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के, बेटा कहाँ के, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा या नफीसुल हसन। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे बेटा पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये 1937 से लेकर 1950 तक, 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष रहे। तो ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो आज हम बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे डायग्राम के माध्यम से। कभी पूछा जाता है दक्षिणी छोर, कभी पूछा जाता है सबसे उत्तरी छोर, कभी पूछते हैं भारत का सबसे पूर्वी छोर, सबसे पश्चिमी छोर। तो हम यहाँ देखते हैं, एक मैप के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। जैसे मैथ में मान लेते हैं माना कि x, ऐसी जरा इसको भी मान लेना कि माना कि भारत का मैप, है ना। अब जैसा भी बने आप समझ लेना इसको बस कि ये भारत का मैप है, ठीक है। ये है भारत का मैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये बहुत पूछी जाती है ना। और पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये भी पूछी जाती है। और इन्हीं के साथ साथ हम अपना पॉइंट भी समझ लेंगे। तो सबसे उत्तरी पॉइंट पहले हम देखते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है बेटा, ये सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ठीक है।
सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉइल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे सबसे दक्षिण में, इसको क्या कहते हैं बेटा? केप कमोरिन। और ये इसका अन्य नाम क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये कौन सा है? ये है किबिथु, किबिथु है ना, किबिथु। और ये कहाँ पे है? ध्यान देना, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये कौन सा है? गुहार मोती या गुहार मोता भी कहा जाता है, कहीं कहीं मोती भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में ये है, ठीक है। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का है, ये ध्यान रखना, ये मुख्य भूमि का है, हमारा आंसर ये नहीं है। मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु, और ये है मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु। और ये कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी ध्यान रखना, है ना। और लंबाई की बात करें तो ये लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण ये है 3314 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, ध्यान रखना। और ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब चारों पॉइंट क्लियर हो गए, लेकिन ध्यान रखना दक्षिणतम बिंदु भारत की सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। और इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है निकोबार द्वीप। वहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये है। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो हमारा जवाब क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। और फिर पूछे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये होगा आंसर केप कमोरिन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये दर्शन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है। आप हमें बताइए कि कपिल मुनि किस दर्शन के संस्थापक थे? बाकी हम बताते हैं, कणाद थे ये वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, है ना, कणाद। और गौतम ऋषि थे अपने न्याय दर्शन के संस्थापक। जैमिनी के बारे में पूछा जाता है, ये थे पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे जैमिनी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, सॉरी, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था, कपिल मुनि किस दर्शन के संस्थापक थे? बताइए। ये थे सांख्य दर्शन के संस्थापक। आगे चलते हैं, कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बताइए। एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को? तो इसका सही जवाब होगा मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। ये भारतीय क्रांति की जननी कही जाती हैं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के योगदान लिया था। इनकी एक चीज़ और पूछा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? इन्होंने मतलब कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इन्होंने ध्वज फहराया था जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ड, जर्मनी का एक स्टुटगार्ड शहर है, वहाँ पे ध्वज फहराया था, है ना, उन्होंने ध्वज फहराया। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। और ऐसे भी पूछते हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने कहाँ पे भारतीय ध्वज फहराया था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? बताइए। माइकल ओडायर ये कौन था? बताओ।
ये था जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यही था जो जनरल डायर, इसने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस जनरल डायर इसके बाद इंग्लैंड भाग गया था, लंदन भाग गया था। फिर वहाँ पे 13 मार्च 1940 मतलब 21 साल बाद, 21 वर्ष बाद इनको गोली मार के हत्या किसने की थी इनकी? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह मात्र उस समय 20 वर्ष के थे, है ना। और फिर इनको 31 जुलाई 1940 में ही वहीं लंदन में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। ऊधम सिंह, इनके ऊपर मूवी भी बनी है ऊधम सिंह के ऊपर, है ना। कह रहा है भारत में जीएसटी कर लागू हुआ, बताना है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। आपको बताना है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, बताइए पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य ये आपको बताना है। बाकी भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था? विश्व की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने 1954 में। बेटा कब किया था? फ्रांस ने 1954 में। जीएसटी है क्या? ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। और इसमें 4 दरें हैं, है ना। ब्याज की कितनी दरें हैं? 4। कौन कौन सी 4 दरें हैं? ध्यान रखना। एक तो है 5%, दूसरी है 12%, तीसरी है 18% और चौथी कितनी है बेटा? 28%। ये भी ध्यान रखना। बताइए पहला राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। भारत में सबसे पहले जीएसटी असम ने लागू की थी। आगे चलते हैं। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला? तो बेटा अभी हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाई ग्रेड फास्फेट का एक भंडार मिला है, बहुत बड़ा। अब तक का खोजा गया ये सबसे बड़ा भंडार है और लगभग 70 अरब, है ना, 70 अरब टन फास्फेट का भंडार मिला है। और ये कहाँ मिला है? अभी हाल ही में नॉर्वे में। ये बहुत चर्चा का विषय, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो बेटा बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। ध्यान देना, ये राज्यसभा की। ऐसे ही पूछा जाता है लोकसभा का। लोकसभा का गठन बताइए। ये हुआ था 17 अप्रैल 1952, है ना। ये लोकसभा का गठन है। जब दोनों सदनों का गठन हो गया तो पूछा जाता है संसद का सत्र पहली बार कब शुरू हुआ था? तो बेटा बात करें संसद सत्र की, तो पहली बार संसद सत्र कब लगा था? 13 मई 1952। पहला सत्र स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1952। तीनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो बेटा एलपीजी, है ना, जो हमारे घरेलू गैसों में इसका प्रयोग होता है एलपीजी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। और इसमें मुख्यतः 2 गैसें होती हैं, एक तो प्रोपेन और दूसरी ब्यूटेन। ये मुख्य गैस है ना बेटा, ये मुख्य गैस है, ठीक है। लेकिन जो दुर्गंध के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है इथाइल मरकैप्टोन। तो हमारा सही जवाब होगा इथाइल मरकैप्टोन। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये गंधहीन गैस हैं। कैसी हैं? गंधहीन गैस हैं। अगर रिसाव होगा सिलेंडर में तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तो कोई गंध ही नहीं आती है। इसको मिलाने की वजह सिर्फ यही है, क्योंकि ये दुर्गंध, इससे पता चल जाए कि हाँ रिसाव हो रहा है, ये जलनशील है। अगर पता नहीं चलेगा तो आग लगने का खतरा होता है। इसीलिए इथाइल मरकैप्टोन को मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। बस इसका यही इतना काम है।
कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी। बेटा ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज यहाँ से हम कई फैक्ट अपना कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या वांगो? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ बहती है? चीन में, ठीक है। ये तो हो गया। अब विश्व की सबसे लंबी, विश्व की लंबी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी, ये तो पहली है बेटा, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। अब पहली पूछने वाला अब काम खत्म हो गया, अब नहीं पूछा जाता कि विश्व की सबसे लंबी नदी, अब पूछेंगे दूसरी या तीसरी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और इसकी लंबाई भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, और जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यही विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी ध्यान रखना, यही विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब आप बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, पता है, लेकिन सब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई कितनी है बताइए? भारत की लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी लंबाई बताइए यहाँ पे आप। देखो बेटा, एक होता है लंबी और एक होता है चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी मतलब बहाव के हिसाब से, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ये है भारत की चौड़ी नदी, है ना, चौड़ी नदी, ध्यान रखना। और गंगा की लंबाई कितनी है बेटा? इसकी है 2510 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है सारे फैक्ट। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है ना। कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? ये पिछले वीडियो में हमने कराए थे अपने प्रैक्टिस सेट में। तो बताइए कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं बेटा? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करना, बस एक बार लिख के 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो है पश्चिम बंगाल, है ना, फिर है असम, मेघालय, और फिर है त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, 5 राज्य। कैसे याद करेंगे? 2-3 बार बोलिए आप हमारे साथ। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 2-3 बार रिपीट करिए, 100% याद हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बांग्लादेश से। अभी पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हमने किया था, तब कोई और राज्य दिया था, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है? असम है, नागालैंड नहीं है, मेघालय है, मिजोरम भी है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो बेटा बताओ, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कौन सा है? चंदौली, जिम कॉर्बेट, गिर या दुधवा? तो सबको पता है, ये तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी, है ना। और उस समय ये यूपी में था, है ना, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है। अब ये कहाँ पहुँच गया है? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड। अब ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और एक चीज़ और याद रखना, नया नाम, इसका नया नाम अब क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है हेली नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या हो गया? हेली नेशनल पार्क। ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो बेटा ध्यान रखना, ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे ही यूपी में एक ज़िला है चंदौली, है ना,
चंदौली एक ज़िला है यूपी का, ये ज़िला है ना, यूपी का, महत्वपूर्ण है समझना। ये है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और ये एक है ये चंदौली ज़िला यूपी का, जहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? यूपी में। लेकिन यहाँ चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो ये कहाँ है बेटा? ये है महाराष्ट्र में। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर हो जाए, ताकि हमने यहाँ लिख दिया है चंदौली यूपी का जिला है और इसमें राष्ट्रीय उद्यान है चंद्रप्रभा और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना। बाकी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर है गुजरात में है ना। और दुधवा कहाँ है? ये भी यूपी का है। दुधवा कहाँ का है? ये भी यूपी का है। और ये कहाँ पे? यूपी में, लखीमपुर खीरी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। ये चारों फैक्ट ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है बेटा? ये बताना है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है हमारा राज सूची में बेटा, राज सूची में। और इसको कब जोड़ा गया था? ध्यान रखना, ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, है ना। इसी के तहत ये जोड़ा गया था। और एक कौन सा भाग एक था? कौन सा भाग था? भाग 9 में। और अनुच्छेद पूछे तो बेटा क्या बताएंगे हम? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 243, है ना, पंचायती राज, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं जो पूछे जाते हैं वो हमने लिख दिए। अगला प्रश्न कह रहा है दसवंत, और ये कौन है? बासवान। दसवंत और बासवान चित्रकार थे ये, और पूछा है ये किस सम्राट के दरबार के थे? तो दसवंत और बासवान ये अकबर के सम्राट, अकबर के दरबार में थे, ध्यान देना। ये तो अकबर के दरबार के थे, लेकिन जहांगीर के दरबार के दो फेमस चित्रकार जिनका अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है नाम, तो बताइए जहांगीर के दरबार में कौन थे? जहांगीर के दरबार में एक तो थे अबुल हसन, है ना, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे मंसूर के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। मंसूर का पूछा जाता है ये कैसी पेंटिंग करते थे, मतलब ये अपनी चित्रकला में कैसे चित्र बनाते थे, मतलब किसके चित्र बनाते थे? तो ध्यान देना, ये पक्षियों के चित्र बनाते थे, पक्षियों के चित्रकार थे, ये पक्षियों की बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला? तो बेटा इन चारों में से सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाकी डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला, ये तीनों अगर जलेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत प्रदूषण करते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बनाता है? हाइड्रोजन जलने के बाद, ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन जलने के बाद जल वाष्प बनाता है। हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बन जाता है? जल वाष्प। अगला प्रश्न कह रहा है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध बेटा कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में, है ना। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, मीर कासिम या सिराजुद्दौला। तो उस समय नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था 1764 में, जिसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। वो किसके समय में हुआ था? वो हुआ था मीर कासिम के समय में, है ना। तो मीर कासिम के समय में 1764 में युद्ध हुआ था, क्या नाम था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, याद रखना, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न कह रहा है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था?
पिछले ही वीडियो में हमने कराया है इसको। 8 अगस्त 1942 अगस्त। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का। इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति, है ना, अगस्त क्रांति। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहाँ से आरंभ की गई थी? मुंबई से। मुंबई में कौन सा स्थान, ये भी पूछा जाता है। तो ये कौन सा है? ग्वालिया, ग्वालिया है, सॉरी, ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान, ध्यान रखना, है ना, मैदान। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेटा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या लाला लाजपत राय ने? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने ये स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। बेटा, कहाँ से? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोबाल्ट एक घटक है, किस विटामिन का घटक है? बताइए, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है बेटा B1, B2, B6 या B12। तो इसका सही जवाब क्या है? B12 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। बागों का शहर, बागों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या आगरा? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? लखनऊ। और याद रखना, लखनऊ को बागों का शहर भी कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और लखनऊ को बोला जाता है नजाकत, नजाकत हो गया, नफासत, नजाकत और नफासत का शहर, नजाकत और नसाफत का शहर। कानपुर को बताइए, कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को कहते हैं चर्म नगर, चर्म नगर। ठीक है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। और क्या कहा जाता है कानपुर को? इसको कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इलाहाबाद को बताइए, इलाहाबाद को क्या कहते हैं? इलाहाबाद का उपनाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? संगम नगरी, संगम नगरी। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है तीर्थराज। ठीक है, आगरा, आगरा की बात करें तो इसको कहते हैं हम क्या? ताज नगरी, ताज नगरी। और पेठा नगरी, पेठा नगरी। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, आपकी यूपी की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहा है बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत, लोकगीत की परंपरा उत्तर प्रदेश किस प्रदेश में पाई जाती है? बताइए, बिरहा, रसिया, आल्हा ये किस प्रदेश के हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ के हैं बेटा? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, सही जवाब ये है। लेकिन आप हमें ये बताएंगे आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में गाया जाता है? बाकी बिरहा हम बता दे रहे हैं आपको, बिरहा कहाँ? बघेलखंड में, बघेलखंड में, है ना, बिरहा बघेलखंड में। और रसिया, रसिया है ये ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। और आल्हा कहाँ गाया जाता है? आल्हा लोकगीत कहाँ का है? ये है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, हमाओ बुंदेलखंड, है ना, क्या? हमाओ बुंदेलखंड। कंचन एक उन्नत किस्म है, अंगूर की, आंवले की, अमरूद की या आम की? तो कंचन एक उन्नत किस्म है बेटा, काहे की? आंवले की। काहे की है? आंवले की। ठीक है, आंवले की एक और उन्नत किस्म है, बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्णा। कौन सी? कृष्णा। ये भी आंवले की उन्नत किस्म है, ये भी ध्यान रखना, कृष्णा। अंगूर की एक उन्नत किस्म के बारे में पूछा जाता है, अंगूर की उन्नत किस्म कौन सी है? बताइए, अंगूर की उन्नत किस्म बताइए। ये है सुल्तानी, सुल्तानी, ध्यान रखना, अंगूर की एक उन्नत किस्म है। अमरूद की उन्नत किस्म बताइए।
इसकी सबसे फेमस उन्नत किस्म है सरदार, सरदार है ना। और एक और है इलाहाबादी, इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद सुना होगा आपने। आम की उन्नत किस्में आपको पता होगा, एक तो क्या है लंगड़ा है ना, चौसा, चौसा और दशहरी, ये आम की उन्नत किस्म है बेटा, ठीक है। तो कंचन किसकी उन्नत किस्म है? आंवले की। आगे चलते हैं। वन टैप वन ट्री, ये अभियान बताइए कहाँ चलाया गया, किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो वन टैप वन ट्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये अभियान उत्तर प्रदेश ने चलाया है। किसने चलाया बेटा? उत्तर प्रदेश ने। वन टैप वन ट्री का मतलब क्या है? एक नल एक पेड़, है ना, एक नल एक पेड़, ये मुहिम चल रही है उत्तर प्रदेश में। इसका नारा या विषय भी पूछा जा सकता है। इसका नारा क्या है? इसका नारा है पानी से खुशहाली, खुशहाली, है ना, और पौधों से, पौधों से हरियाली, है ना बेटा। पानी से खुशहाली और पौधों से हरियाली, ये इसका प्रसिद्ध नारा है। आगे क्या कह रहा है? विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है? बताना है धान जीन बैंक कहाँ है। तो धान जीन बैंक कहाँ है बेटा? ये है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय चावल, चावल अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? संस्थान में। ये कहाँ पे है चावल अनुसंधान संस्थान? मनीला में। और मनीला कहाँ है? मनीला है फिलीपींस में। तो विश्व जीन बैंक कहाँ है? धान जीन बैंक, ये हो जाएगा फिलीपींस में। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? समुद्री सिल्क रोड पहले शुरू की गई थी। ये समुद्री सिल्क रोड क्या है बेटा? इसको जानते हैं। ये है चीन का प्राचीन सिल्क, ये व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग, है ना बेटा। क्या है? व्यापारिक मार्ग, ठीक है। इसके तहत चीन का पुराने टाइम पे ये सिल्क रोड था, है ना। ये चीन ने ये सिल्क रोड फिर से स्टार्ट किया है। जो चीन की योजना चल रही है वन बेल्ट वन रोड योजना, उसके तहत चीन ने इसको फिर से विकसित किया है। ये पुराने समय में पहले था, अभी विकसित किया है। इसका एक हिस्सा भारत का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें चीन ने एक रोड डाला है ना। वो रोड कहाँ से कहाँ तक डाला है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से चीन तक, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है। और ये क्या है? ये चीन की सिल्क रोड योजना के तहत ही वो बना है, उसी का एक पार्ट है, ध्यान देना। पूछ रहा है केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पे है बेटा? बताइए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम है कानपुर, लखनऊ, भोपाल या इंदौर। ये कहाँ पे है बेटा? लखनऊ में। कानपुर में कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क। कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क। लखनऊ में, लखनऊ में है तात्या, तात्या टोपे, तात्या टोपे स्टेडियम, है ना। ये भी ध्यान रखना। और इंदौर में कौन सा है? होलकर स्टेडियम, है ना, होलकर स्टेडियम, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? महत्वपूर्ण है। मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, बूलर, लोकटक या सांवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूलर झील। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, JNK में, ठीक है। ये तो है भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील। लेकिन चिल्का झील ये कहाँ है बताइए? ये है उड़ीसा में। ये कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में है। और ये क्या है? खारे पानी की झील, खारे पानी की। और ये लैगून झील है ना, लैगून झील, ये भी ध्यान रखना। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। लोकटक झील ये कहाँ पे बताइए? मणिपुर, है ना। और लोकटक झील कैसी झील है बताइए? यहाँ के लिए क्या, ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए?
ये तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है लोकटक झील में? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान रखना। सांभर झील, इसको ध्यान रखना, ये कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बड़े पैमाने पे नमक का उत्पादन होता है बेटा, नमक उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्रामीण उद्योग, है ना, कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसकी स्थापना हुई थी, अधिनियम था, अधिनियम ध्यान रखना पूछा जाता है, 1956 का, है ना, और स्थापना हुई थी 1957 में, ये ध्यान रखना है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा क्रोना है? क्रोना किस देश की मुद्रा है बेटा, बताओ? स्पेन की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की या स्वीडन की? तो ये मुद्रा है स्वीडन की। कहाँ की? स्वीडन की। स्पेन, फ्रांस में कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है ना, यूरो मुद्रा चलती है। अब आप बताइए स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? कमेंट में बताना ये स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न, किस संस्था को पिंजड़े में बंद तोता कहा गया जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, केंद्रीय जांच आयोग या सीमा सुरक्षा बल? तो बेटा पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है केंद्रीय जांच आयोग, CBI को, है ना। और सबसे पहले इसको किसने कहा था पिंजड़े में बंद तोता? इसको कहा था गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर हुआ? बताओ, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर हुआ? इन शब्दों से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग, इन शब्दों से क्या शुरू होता है? हमारी संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है बेटा? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमेरिका से। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये बताइए, नागरिकता कहाँ से ली गई? भारत में एकल नागरिकता है और ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। ध्यान रखना, अमेरिका से नहीं ली गई। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कौन सी गैस नोबेल गैस है? नोबेल गैस कहलाती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? हीलियम। हीलियम कैसी गैस है? नोबेल गैस है। इसके अलावा नोबेल गैस कौन कौन सी हैं? एक तो है आर्गन, है ना, और एक है रेडॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, है ना, क्रिप्टॉन है, और कौन सी है? और बताइए, जीनॉन है, जीनॉन। ये सब कैसी गैस हैं? ये सब हीलियम गैस, वो नोबेल गैस हैं, ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे यहाँ हीलियम दिया है, इनमें से कोई एक गैस दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बताइए, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ज्वालामुखी से द्वीप का उद्गम कैसे होता है? जैसे मान के चलो ये समुद्र है ना, समुद्र की सतह है ना, समुद्र की सतह। कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी समुद्र की सतह के नीचे से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक है, और ज्वालामुखी का लावा ऐसे निकल के यहीं जमता गया, जमता गया, जमता गया, तो ऊपर चल के यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही भारत का एक जो द्वीप बना है, ये कौन सा द्वीप बना है? बताइए, बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? ये है बैरन द्वीप। कौन सा बेटा? बैरन द्वीप। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
ये बैरन द्वीप है। और ये लगभग इस द्वीप की कितनी है, लगभग ये 3 किलोमीटर में फैला है ये द्वीप, है ना, 3 किलोमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। और चलिए शुरू है, लास्ट में यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न था और हमने आज चर्चा की प्रैक्टिस सेट पे, है ना। अब प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट के लिए आप तैयार रहिए और अच्छे प्रश्न, बेहतर प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।